Hello and a very warm welcome to the next topic that is entrepreneurship development. इसका हम लोग 5th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. इससे पहले 4 पार्ट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक entrepreneur क्या होता है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितने टाइप्स के entrepreneur होते हैं और साथ ही साथ एक entrepreneur का क्या रोल है हमारी इकोनॉमी में. तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. देन वी डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट. इफ़ यू आर स्टूडेंट्स प्लीज़ डू रिमेंबर दैट आपका एक क्वेश्चन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन से और एक क्वेश्चन प्रोजेक्ट रिपोर्ट से तो होना ही होना है, क्योंकि एज एंटरप्रेन्योर्स जब आप अपना कोई भी आइडिया को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना, उसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी एनालिसिस करना इज़ अ वेरी क्रूशियल टास्क. कि उसको आप ठीक से स्टडी कर रहे हैं कि वो फिजिबल है कि नहीं, क्योंकि आप उसमें अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ लगा रहे हैं. तो क्या वो उस तरीके से फ्रूटफुल होगा, क्या वो ठीक से काम कर पाएगा, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं. और उस सब चीज़ को एनालाइज करके देन वी हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड वी हैव टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ दी. से आपको लोन चाहिए तो होगा तो बैंक से लोन चाहिए तो आप बैंकर्स के पास जाते, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनके पास आप जाते हैं. उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है. और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है उसमें भी सारे एसेंशियल फैक्टर्स देने हैं. साथ ही साथ एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है. जैसे हम लोग स्कूल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखते हैं ना, जैसे इफ़ यू रिमेंबर द एक्सपेरिमेंट्स वी यूज टू राइट इन स्कूल, जिसमें क्या होता था, एम होता था, देन प्रोसीजर, देन द एम ऑफ द प्रोजेक्ट, देन व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर होता था, फिर कंक्लूजन होता था, लिमिटेशंस होता था. क्योंकि हर एक चीज़ लिखने का एक सिंक्रोनाइज तरीका होता है. उसी तरह ये प्रोजेक्ट लिखने का भी सिंक्रोनाइज तरीका है, जिसमें आप उसके लैंड रिक्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वगैरह जितने भी एस्पेक्ट्स है, जो कंटेंट्स लिख रहे हैं, आप पोजीशन लिख रहे हैं, रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट मैन्युफैक्चर जो भी लिख रहे हैं, सब एक सिंक्रोनाइज तरीके से लिख रहे हैं. Okay, now we also discussed about the various plant selection and development. Then after plant selection and development we had discussed about CPM and PERT, जिसमें हमने देखा था कि क्या क्या तरीका होता है, कि what are the methods जिससे हम प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो. अगर कोई डेविएशन हो तो हम लोग कौन सा क्या तरीका लें ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन सही समय पर शुरू हो जाए. वी स्टडीड अबाउट द स्वॉट एनालिसिस, जिसमें हम अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके उस सारे अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम और बेहतरीन तरीके से काम कर सकें, अपने कोर कॉम्पिटेंसीज़ को जान सकें, अपनी यूएसपीज़ यूनिक सेलिंग पॉइंट, आपकी क्या चीज़ आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज़ है, वो सब क्या पॉइंट्स है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाते हैं, आपके बिजनेस को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं. वो कोर कॉम्पिटेंसीज कैसे आप लोग डिस्कवर कर सकते हैं. देन वी स्टार्टेड अबाउट द यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. Then was the another important thing that we studied in the last part was the market survey and market research. See, market research is what, जब आप मार्केट की सर्वे करते हैं, आप मार्केट के सर्वे करने के वेरियस टूल्स हमने पढ़े थे, जिसमें था कि आप इंटरव्यू ले सकते हैं, आप क्वेश्चनर बना सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. इंटरव्यू भी काफ़ी तरह के हो सकते हैं, आप मेल के थ्रू क्वेश्चनर बना सकते हैं. बहुत सही. उससे क्या होता है, आप डेटा कलेक्ट करते हैं. डेटा किसके बारे में किससे कलेक्ट करते हैं, मार्केट से कलेक्ट करते हैं. और ये नहीं कि आप पूरा मार्केट से कलेक्ट कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को आप सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, या जो भी तरीके से आप सिलेक्ट कर रहे हैं उनका स्टडी कर रहे हैं. स्टडी करके हम ये रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो क्या उसका डिमांड है, क्या जो प्रोडक्ट ऑलरेडी वहाँ पे चल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है. जो भी है, अपने प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन हम चाहते हैं, एक्सपेंशन जो भी हम चाह रहे हैं अभी, और ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट से एकदम ऑल ऑफ अ सडन एकदम टोटली न्यू आइडिया, तो क्या मार्केट में उसकी डिमांड है. डिमांड एंड सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है. तो ये हमने अपने लास्ट वाले स्लाइड से पढ़ा था. लास्ट वाले जो पार्ट था, पार्ट 4 में हमने पढ़ा था मार्केट रिसर्च एंड मार्केट डेवलपमेंट के बारे में. वी ऑल्सो स्टडी अबाउट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग, प्राइसिंग, पैकेजिंग एंड एडवर्टीजमेंट हम लोग पढ़ा था. एडवर्टाइजिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप किस तरह से पैकेज कर रहे हैं, किस तरह से एडवर्टाइज़ करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्योंकि एक किसी भी प्रोडक्ट को ना, एज आई सेड लास्ट टाइम, देयर आर सर्टेन पंच लाइन्स विच गोज इन टू द मार्केट. जो दिखता है वो बिकता है.
तो जो सुंदर दिखता है, जनरली क्या होता है, आप किसी शॉप में जाओ तो वो देन आप या बड़े शॉप या छोटे शॉप किसी में भी जाओ, they try to put whatever maximum things they have into display. Why? Because at times there are demands there which we don't know, when we go there we like अच्छा ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो क्या होता है ना कि आपको वो वाला उसको वो पैकेजिंग जो है वो पैकेजिंग अपील करता है, फिर आपको वो एडवर्टीजमेंट जो है होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो एक डिमांड क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स कि हमने जाके उसके बारे में पता करने का है। वो एडवर्टीजमेंट करने का भी तरीका होता है कि आप कैसे होर्डिंग्स के थ्रू कर रहे हैं, पेपर पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, टीवी से थ्रू कर रहे हैं, रेडियो के थ्रू कर रहे हैं, आप जाके हर एक गली मोहल्ले में वाया वो जो और ये नहीं जाते ऑटोज़ वगैरह उससे जाके करवा रहे हैं, या टीवी में जो आपके जो मिस्टर अमिताभ बच्चन कम्स ओवर एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समथिंग, उसके थ्रू आप करवा रहे हैं। देन जब आपकी एडवर्टीजमेंट बनता है तो आलिया भट्ट एडवर्टीजमेंट में आपका फेस बन रही है, कि काजोल आपके एडवर्टीजमेंट में आपका फेस बन, देयर इज शाहरुख खान एज द फेस ऑफ योर एडवर्टीजमेंट, और देयर इज दिस किड फ्रॉम सम सीरियल हु इज़ द फेस ऑफ द एडवर्टीजमेंट। वाई? जो प्रोडक्ट होता है आप देखेंगे वो मार्केटिंग का जो भी ऐड बनता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक फ्रूटी का ही अगर ऐड हो रहा है तो फ्रूटी में व्हाट इज देयर, इज दिस आलिया भट्ट इन अ येलो ड्रेस, इन अ येलो बैकग्राउंड, इन अ येलो विथ येलो, ये सब उसको अट्रैक्टिव बनाती है। तो आपका एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है। पूरा सब चीज़ आपके जब आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक चीज़ तो हमारा यही ना कि मेरे को हमारा प्रोडक्ट सेल करना है, तो सेल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम बेस्ट सर्च करेंगे, हमें चाहिए होगा कि बेस्ट अवेलेबल मेथड से हम उसको सेल कर सकें, बेस्ट अवेलेबल डिमांड हम क्रिएट कर सकें, राइट। नाउ टिल दिस पार्ट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द यूनिट्स इन द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के पार्ट्स 1, 2, 3 and 4। द एंटायर थिंग इज़ गिवन इन योर नोट्स, प्लीज़ गो थ्रू योर नोट्स साथ में रख के पढ़ेंगे, और उसके बाद अपना वीडियो अगर आप सुनते जाएंगे तो फिर इट विल बिकम easier for you to understand. Now next what we study are the various financial institutions in the development of industrial units and financial incentives. अब देखिए सबसे पहले ऐसे जाने, हमने आपको बताया कि एक एंटरप्रेन्योर कितना ज़रूरी होता है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एक किसी भी कंट्री के लिए लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, लोकल प्रोडक्ट को बढ़ाना, ताकि क्या कर सके उसका अपना देश का विकास हो सके, हमारा जीडीपी वगैरह सब बढ़ सके। तो क्या करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई कॉर्पोरेशंस भी बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एग्जांपल, देख जैसे एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन होता है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन क्या होता है, एक कॉर्पोरेशन जैसा होता है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है। उस डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स होते हैं। ऑफिसर्स का क्या काम होता है कि वो उस जगह के सारे रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं उस रिसोर्सेज से क्या रिलेटेड काम हो सकता है। फिर वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्हें लगता है, जिनके बारे में लगता है कि ये अच्छे से काम कर सकता है। उन लोगों को ढूंढ के उनको वो मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप काम करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप काम करो। तो कभी वो मोटिवेट होते हैं, कभी नहीं होते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल पैसे लगने हैं। तो वो ये भी बताते हैं कि आपको कहाँ कहाँ से हेल्प, मॉनिटरली हेल्प मिल जाएगी, कहाँ कहाँ से आपको मशीन के वाली तरफ से हेल्प मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। द थिंग इज़ बेसिकली एक असिस्टेंट टूल है कि तुम काम करो, राइट। दिस इज़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। जिस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉर्पोरेशन सरकार ने बना रखे हैं, उसी तरह दे आर सर्टेन बैंक्स और दे आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, दे आर सर्टेन कॉर्पोरेशंस जिसका काम ही यही होता है। क्योंकि सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिंड्रेंस इन इम्प्लीमेंटेशन इन एनी एरिया इज मनी। मनी इज़ अ वेरी बिग हिंड्रेंस, क्योंकि बैंक में भी आप लोन लेने जाओ तो बहुत सारे पेपर सब चीज़ हो जाते हैं। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, नेशनल स्मॉल कॉर्पोरेशन सेक्टर, वी स्टडी अबाउट दिस, जो यही जिसका काम ही यही है कि किसी तरह से वो बैंक से और काम कराए, वो बैंक्स होते हैं वो किसी तरह से जो लोन्स लेने वाले आ रहे हैं उनमें पोटेंशियलिटीज़ देख के उनको लोन्स प्रोवाइड करें। इसमें जो पहला हम लोग पढ़ेंगे ये एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सी, अगर इफ़ इट इज़ अ 15 मार्क्स क्वेश्चन, लेट्स गो ऑब्जेक्टिवली, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन मान लीजिए आपका आता है, तो आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे कि आप बताएं, अगर मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए तो आपको 5
दे देंगे, एक IFCI दे देगा, ऐसे करके 4-5 दे देगा। तो इसमें बताना होगा कि आपको बताना होगा कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, या फिर दे देगा कि 4 देश में कौन सा नहीं है, या फिर आपका दे देगा, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका दे सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंपल। लेकिन मान लीजिए आपके वो 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 15 मार्क्स में आ जाता है, या ये सिर्फ IFCI के शॉर्ट नोट्स में आपके आ जाता है, तो यू शुड रिमेंबर दिस। एंड द ट्रिकिंग इनटू इट इज़ समथिंग, एक ट्रिक आपको बताते हैं जब आप इसको पढ़ें, जब इसकी आंसर्स आप प्रिपेयर करें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या चीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के लिए वो पढ़ें। तो सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम तो आपको याद करने पड़ेंगे, देयर इज़ नो शॉर्टकट। इंस्टीट्यूट जितने भी जो भी इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेशन उनका नाम आप अच्छे से याद कर लें। उसके बाद है सबका काम, मान लीजिए आप अंदर में जो इधर उधर पॉइंट्स हो रहा है, किसी रीज़न से आपको याद नहीं अभी आ रहा है, तो है कि बेसिक रीज़न तो सबका यही है ना, सबको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जब उन्हें प्रोवाइड करना है, तब फिर आप उसमें आप पॉइंट्स बना सकते हैं। अगर आपको याद रह गया देन वेल एंड गुड, इफ़ यू गो थ्रू इट 3, 4, 5 times it will be more than enough to remember it, but at times what happens is exam time we might get confused। तो उसके समय में क्या करो, ये चीज़ याद रखो कि फाइनेंशियल हेल्प के लिए ही होता है, राइट। अब जैसे वी गो फॉर द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। ये बना 1948 में, जो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करने के लिए होता है। कैसे हेल्प करना होता है, पहले वो असिस्टेंस यानी हेल्प प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। सेकंड, बैंकिंग में हेल्प करते हैं। थर्ड, वो प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी, जो सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो ऑफ द कंट्री होता है, कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। देन वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्या चीज़ें, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, सब चीज़ में। तो मान लीजिए ये डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन वाले जन ने जब किसी ने रिसोर्स वाले को ढूंढा, एक जन को ढूंढा, तो वो इनके पास भेजे, तो वो उनको प्रोजेक्ट बनाने में लेकिन गाइड करते हैं कि भाई आप प्रोजेक्ट बनाओ, हम आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, उसको फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करने में, वो सब चीज़ में हेल्प कर दे रहे हैं। देन वो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में भी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। वो रिसर्च एंड सर्वे में भी हेल्प करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड साथ ही साथ वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले वो अपना शेयर्स लेते हैं, राइट। देन इज़ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। इट इज़ द एपेक्स मतलब सबसे ऊंचा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन द टर्म ऑफ फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री। जो काम क्या करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है। क्या कोऑर्डिनेट करता है कि इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग और डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़ में जो हो रहा है, और इसको डेवलपमेंट करने के लिए बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हो रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसे अपना RBI हुआ ना, सी इफ़ इट इज़ RBI और इट इज़ SBI और इट इज़ पंजाब नेशनल, ये सारे जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड दीज बैंक्स। ये बैंक्स वो जो कमर्शियल बैंक्स इज़ फॉर प्रॉफिट पर्पस, ये वाले बैंक्स इज मेनली, अब प्रॉफिट तो ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हेन दे आर वर्किंग, दे आर ट्राइंग टू प्रमोट, और they are trying to, they are basically trying to promote entrepreneurship, they are trying in the best possible way कि हमारे इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप आज मोदी जी का सुने हैं, तो मोदी जी ने भी यही कहा है, लोकल प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिए, लोकल मार्केट पे ध्यान दीजिए, लोकल चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये क्या है, एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा ही देना हुआ ना। जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर हैं आप उनको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और नए एंटरप्रेन्योर आने के चांसेस दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि वो खादी वाला जो उन्होंने एग्जांपल दिया, वो क्या है, वो खादी को एक लेवल पे पहुंचाना था, वो एंटरप्रेन्योरशिप बनाना था, और उसी से ही देश का विकास हो सकता है। एक एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो देश का विकास हो सके। तो क्या हुआ, ये जो IDBI है हमारा, ये जैसे RBI उधर, इधर IDBI होता है, जो एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, और बाकी इंस्टीट्यूशन सारे जो भी फाइनेंसिंग, प्रमोटिंग या डेवलपिंग इंडस्ट्रीज या हेल्प करते हैं, उसको एक दूसरे में कोऑर्डिनेट कराता है। देन इसका सेकंड फंक्शन इज़ टू प्लान, प्रमोट एंड डेवलप इंडस्ट्रीज,
ताकि जो भी इंडस्ट्रियल का गैप हो उस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को उसको डेवलप कर सके। देन ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, क्या चीज़ में, ताकि कोई भी इंडस्ट्री हो उसका प्रमोशन हो, उसका मैनेजमेंट हो या उसका एक्सपेंशन हो, तो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। देन व्हाट हैपेंस इज वो दे आल्सो अंडरटेक द मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड सर्विस, ताकि टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक स्टडीज़ हो सके, एंड टू एक्ट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट and to finance all types of industrial concerns which are engaged or which purpose to be engaged in the manufacturing, processing or preservation and all these types of, see अपेक्स हमारे यहाँ अब RBI के साथ साथ अगर आप सोचें, it is not RBI, I'm telling you, and then there is RBI is the apex organization in our industry, but then in our country when इसका IDBI जो है ना सबको हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जिस तरह से हेल्प कर सकता है उस तरह से हेल्प करता है, और ये एक लास्ट रिजॉर्ट है, जब किसी को कहीं से नहीं हो पाता है तो वो लोग RBI की हेल्प लेते हैं। देन इज ICICI. ICICI is Industrial Credit and Investment Corporation of India. It was a private sector development bank in 1955, जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या था, फाइनेंस डेवलप करना टू द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अभी के समय में उनका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, फॉर क्रिएशन, एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, बनाना, एक्सपैंड करना और मॉडर्न। देखिए आपको पैसे, अब मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम बन रहे हैं, अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं और अपना फैक्ट्री या इंडस्ट्री हम डाल रहे हैं, तो पहले तो स्टार्ट करने पैसे चाहिए होंगे, उसके बाद अगर हम डाइवर्सिफाई या एक्सपैंड करेंगे तब मुझे पैसे चाहिए होंगे, या फिर हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे तब पैसे चाहिए, एज सिंपल जस्ट दैट। और जब जब हम पैसे चाहिए होंगे तो हम किन के पास जाएंगे, जो हमें पैसे प्रोवाइड करें। देन इनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल, बोथ इंटरनल एंड जितने भी प्राइवेट कैपिटल है उसको प्रमोट करना। देन सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटीज़, देन इक्विपमेंट्स देना, लीजिंग होता है रेंट पे देना, इक्विपमेंट्स को देना। इट कंडक्ट्स टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे फॉर द बैकवर्ड एरियाज़ में जाके वहाँ टेक्निकल इकोनॉमिक सर्वे, जो सर्वे कंडक्ट किया, फिर उन्होंने देखा कि अरे भैया यहाँ पे तो ये नई फैसिलिटी है, तो इस फैसिलिटी से यहाँ पे नया काम शुरू हो सकता है, और वो ढूंढेंगे ऐसे लोग जिसको वो लोन दे सकें। आपके पास आते हैं ना फोन्स कि अब भैया आपको डू यू नीड हाउसिंग लोन्स, डू यू नीड फलाना लोन्स, डू यू नीड चलाना लोन्स, व्हाट इज इट, दे ऑल्सो वांट टू प्रॉस्पर, नो, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू लुक आउट फॉर पीपल जो एक्चुअली इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करें, और इंडस्ट्रीज़ में कैसे इन्वेस्ट करें, तो वो उस तरह से ढूंढते हैं। देन देयर इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड नाबार्ड, NBARD, नाबार्ड कहते हैं इसे। तो ये नाबार्ड जो होता है, ये इसका एक्ट बना था 1981, और ये एक नया इंस्टीट्यूशन बनाने का था, और इसे नेशनल बैंक भी कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ताकि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, रूरल क्राफ्ट और जो अदर इकोनॉमिक रूरल जो इंडस्ट्रीज हैं उसका वो और बढ़ा सकें। याद रखें इसे नाबार्ड भी कहते हैं, और इट इज़ बेसिकली फॉर द रूरल सेक्टर। देन देर इज़ UTI विच इज़ यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1964। ये प्रोवाइड करता है नेशनल सिक्योरिटीज़ एंड ऑल्सो परचेजेस आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़ इन द सेकेंडरी मार्केट। साथ ही साथ UTI का ये भी काम होता है कि वो देखे कि क्या यील्ड हो रहा है, क्या कैसे सिक्योरिटी हो रही है, और उसका कैसा रिटर्न उन्हें मिल रहा है, और वो ध्यान में रखे कि कौन कौन से कस्टमर्स एक्सपोज हैं, और वो कोशिश करे कि कस्टमर्स का रिस्क नहीं हो। देन देर इज़ SIDBI, दिस इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ना जब ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इसलिए बना क्योंकि क्या होता था कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में लोग फॉर्म लेके जाते थे तो उन्हें बहुत लंबे लाइन के लेना पड़ता, तो स्पेशली फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए ये बैंक आया। और ये स्मॉल स्केल का एपेक्स लेवल है इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन, फाइनेंसिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे स्मॉल सेक्टर के लोग आके प्रोएक्टिव काम कर सके, रिस्पॉन्सिव रह सके, और देख सके, उन्हें पता है कि यहाँ पे जो भी नीड्स होंगी, करंट नीड्स है, इमर्जिंग नीड्स है, जैसे भी नीड्स है वो सारे नीड्स ये बैंक पूरे करेंगे, राइट।
और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड वॉज क्रिएटेड इन 1986. नाउ नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड इन 1985, और इसका काम हुआ था ऑन द अर्नेस्ट बाय इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज द प्रिंसिपल क्रेडिट एंड रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी टू अंडरटेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक एंड क्लोज इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ द कंट्री. सिक इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं? सिक कौन लोग होते हैं? सिक वो लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, जो खुद से अपना काम नहीं कर सकते, वही होते हैं ना. उसी तरह सिक इंडस्ट्रीज वो होते हैं जो किसी रीज़न से भी, चाहे वो कैसा भी रीज़न हो, अपना प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं. तो वो जो इंडस्ट्रीज़ जो अपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और किसी रीज़न से क्लोज हो गए हैं, उन सबको कैसे ठीक किया जाए, उन सबको कैसे और बेहतर किया जाए. तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक आया कि भैया हम तो कोशिश ये करेंगे कि इसको किसी तरह से रिकंस्ट्रक्शन, क्रेडिट, सब जो भी है इन्हें दे के हम कोशिश ये करें, हमें असिस्टेंस, हेल्प प्रोवाइड करें, ताकि ये जितने भी सिक और डेड इंडस्ट्रीज़ हैं, क्लोज इंडस्ट्रीज़ हैं, वापस से काम करने लगे. बिकॉज यू सी, ये जब सिक हो रहे हैं, जब वो डेड इंडस्ट्रीज़ हो रहे हैं, तो वो ना अपने वर्कर्स को पैसे नहीं दे पा रहे हैं. और कोई भी इंडस्ट्री, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री जब शुरू हुआ होगा तो उसमें बहुत पैसे लगे होंगे. जब उसका एक्सपेंशन हुआ होगा, या मान लीजिए एक्सपेंशन नहीं भी होगा, लेकिन जब काम चल रहा होगा तो बहुत पैसे लगे होंगे. उसके बाद वो सिक इंडस्ट्री हो गया, उसमें धीरे धीरे प्रॉफिट होना बंद हो गया. प्रॉफिट होना बंद हो गया तो धीरे धीरे वर्कर्स को पैसे मिलने कम हो गए, वर्कर्स ने काम छोड़ दिया, धीरे धीरे फैक्ट्री बंद हो गया. अब आप सोचिए, दैट अमाउंट ऑफ लैंड एंड दैट फैक्ट्री का एंटायर सेटअप इज़ देयर. सो अगर जो बैंक वाले हैं उन लोगों को पैसे प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें लैंड और एक्चुअल मटेरियल के तो पैसे ही नहीं देने पड़ रहे हैं, उन्हें देने पड़ रहे हैं रॉ मटेरियल्स के पैसे, ताकि वो लोग और काम ढूंढ के कर सकें. तो ये रिकंस्ट्रक्शन असिस्टेंस फंड टू मीट स्पेशल फाइनेंशियल नीड्स फॉर द मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ताकि वो वापस से काम कर सकें. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC. LIC इज समथिंग इज ऑल ऑफ अस नो. LIC ऑफ इंडिया का एक्ट जो बना था, वो बना था 1956 से, एंड इट इज़ द वन इंश्योरेंस एक्ट विच इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. और ये एक नेशनलाइजेशन लाइफ इंश्योरेंस एक्ट है. ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं किन्हें? सोशल ओरिएंटेड सेक्टर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, housing, rural electrification, water supply, sewerage, and provides financial assistance to corporate sector with the terms of loans, underwriting, directors, subscription to the shares and debentures. उसके बाद वो they also support extend to the resources in the financial institution in the form of shares and loans. LIC we all know, सबको LIC, almost everybody has one LIC. Now there is General Insurance Corporation of India. जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो बना था जनवरी 1973 में, फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द इंडिया. उस समय इंडिया में 4 GIC के 4 सब्सिडरीज थे. एक था नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो ये सारे जो थे एक GIC थे, और ये सारे उसके सब्सिडियरीज थे. इसने क्या किया था, ये क्या किए थे, अलग अलग इमर्जेंट सेक्टर्स, इमर्जेंट जो नए नीड्स आ रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, उसके लिए काम करते थे. और ये अलग अलग, मतलब देखिए क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग नीड्स हैं. ये एक जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया जो चारों तरफ फैला हुआ है, और जिस भी सेक्टर के जैसे भी नीड्स आ रहे हैं, वो कोशिश करते थे कि उस सेक्टर के वैसे नीड्स को किसी भी टाइप से हैंडल किया जाए. राइट. देन इज़ द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एग्जिम बैंक भी कहते हैं. इट वॉज सेट अप इन January 1, 1982 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये एग्जिम बैंक जो बना था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, जो नाम से ही क्लियर है, ये बेसिकली वो लोग जो अपना काम में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्हें बेसिकली हेल्प करने के लिए था. तो एग्जिम बैंक जो है वो सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्टर्स को एज वेल एज इम्पोर्टर्स को, और वो कोऑर्डिनेट करते हैं वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेरियस फाइनेंसिंग एक्सपर्ट का, और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल एक्सपोर्ट यूनिट्स, एंड अंडरटेक प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल स्टेट. तो अलग अलग काम करते हैं. एग्जिम बैंक है, एग्जिम बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है. भैया आपके से पैसे ले रहे हैं, उन तो पैसे पूरे चाहिए, तो वो आपको पैसे भी देते हैं, साथ ही आपको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज़ द खादी एंड द विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन.
The Khadi and the Village Commission was established by the Act of Parliament again in 1956. इसका क्या काम था कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ जो रूरल एरियाज़ में उसको डेवलप किया जाए। अब रूरल एरियाज़ में आपको अगर खादी डेवलप करना है तो उन्हें स्किल, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, तो रूरल एरिया और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, रूरल एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एक तरह से रूरल एरिया का अपलिफ्टमेंट हुआ ना। एक इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिविजन बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास, रिच एंड पुअर, अर्बन सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी, पढ़ा होगा आपने। तो उसमें क्या होता है, द इम्पोर्टेंट नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ टू लोअर द डिफरेंस बिटवीन द टू अपर एंड द लोअर वाला चीज़ को, जितना डिफरेंस हो उससे उसको लो कर सके। तो ये जो खादी वाली चीज़ है, ये खादी वाले जो अगर गाँव में बहुत अच्छे से यूज़ हो जाते हैं और गाँव वाले बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइज करके खादी या जो भी उनका लोकल प्रोडक्ट होता है उसको बहुत अच्छे से अगर यूज़ कर लेते हैं और उसी पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कुछ अगर ऐसा कुछ कर सके और लोकल मार्केट, लोकल नीड्स सारा जब जो चीज़ आ सके, इससे क्या होगा, सिंपल टेक्निक्स अप्लाई होगी। लेकिन इससे क्या होगा, आपके जो लोकल लोग होते हैं, जितने जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, दे आर engage in the process, and in that process they get money। और जो this is it's totally relevant to what the Modi's lecture, Mr. Modi's lecture today। उन्होंने क्या कहा, आप लोकल चीज़ को लेकर, आप कोई भी, आप किसी भी सिटी में आप सोच के देखो, आप गांव में रह रहे हैं, कोई भी गांव में अगर वो लोकल कोई काम आप कर रहे हैं, उसी का इंडस्ट्री लेके आप वो पैकेज लेके आ रहे हैं कि भाई आप इस इंडस्ट्री का कर रहे हैं, इसको हम ये पैकेज दे रहे हैं, इसको अच्छे से करो, 5 लोगों को और एम्प्लॉय करें, बाहर से इतने सारे मजदूर आ रहे हैं, आप उसको एम्प्लॉय करो, आप 5 की जगह 25 एम्प्लॉय करो, आपके पास पैसे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, और उसके बाद वो लोकल एरिया वाला चीज़ और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का तो शुरू से ही काम था कि जो रूरल सेक्टर है उसको हम और स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस NSIC। इट वॉज सेटअप बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हेन इन 1955। ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भैया हमें प्रमोट करना है। नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एज द नेम सजेस्ट, क्या प्रमोट करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेरियस इंजीनियर्स जो इंडिया के और जो इम्पोर्टेंट मशीन्स थे उन्हें ईजी हायर एंड परचेज एंड लीज टर्म्स पे मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड स्मॉल industries on consortia basis, export marketing of small industries products, developing export worthiness of small scale industry and listing of the small scale industry। बेसिकली था क्या, ये वाले जो लोग काम करते थे, ये लीज पे, कम रेट पे, लीज पे जो भी आदमी काम करना चाहता था उसे मशीनरीज प्रोवाइड करते थे, ठीक है। और वो जो मशीनरीज प्रोवाइड करते थे उनको कुछ रेंट पे प्रोवाइड करते थे, और जब उनकी रेंट वो पूरी हो जाती थी तो एज देयर वर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट दे हैड टू फुलफिल, और उसके बाद वो मशीनरी उनकी हो जाती थी। क्योंकि अगर कोई भी आदमी अपना नया काम शुरू कर रहा है, मान रहे हैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसे तो पैसे देने हैं ना, सबके मशीन्स के ही पैसे देने हैं, तो मशीन को वो रेंट पे ले लेता था, राइट, उसके बाद उस पर काम करता था। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, SIDC। ये दिस वॉज अंडर द कंपनी एक्ट 1956, और इसका क्या काम है, नेम से जाएं, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर एज आई सेड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द लेक्चर, सबसे ज़रूरी इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम, उसका एब्रीविएशन एकदम अच्छे से याद कर लें। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आप जस्ट सी द नेम, क्या है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब क्या, किसी भी स्टेट के इंडस्ट्री को डेवलप करने का वो कॉर्पोरेशन है, एज सिंपल एज दैट। तो SIDCs क्या करते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल, जो भी स्टेट में जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको कोशिश करते हैं डेवलप करने का। कैसे डेवलप करेंगे, हम डेवलप करेंगे उन्हें हेल्प प्रोवाइड करके। हाउ SIDC एज अ कॉर्पोरेशन कैसे हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, उसे हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, उसे फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, उसे आपको जो भी है मशीन सेटअप करने में हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग में हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, ताकि SIDCs का इट इज़ बेसिकली वाइडन राइट नाउ, जब वो इट इज प्रोवाइडिंग टैक्स बेनिफिट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, पैकेजिंग स्कीम एक्सेट्रा। Some of the last sentence, as you can see, some of the SIDCs also offer a package of development services such as technical assistance to plan location, सारे assistance provide करता है। बस ये है कि स्टेट के इंडस्ट्री डेवलपमेंट का कॉर्पोरेशन है, जो स्टेट में इंडस्ट्री किसी तरह डेवलप हो तो उसका हेल्प प्रोवाइड करे। अब एक स्टेट में इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो भाई, उसको पैसे प्रोवाइड करो,
मटेरियल्स प्रोवाइड करो, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करो, असिस्टेंस प्रोवाइड करो, गाइडेंस प्रोवाइड करो, उसका मार्केटिंग में हेल्प करो, उसका जो भी करो ताकि जो भी हम उसमें पैसे लगाएं मुझे सारे पैसे सूद समेत वापस मिल जाएं, साथ ही साथ देश का विकास हो। सिंपल। नेक्स्ट इज द स्मॉल स्केल स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी अबाउट दैट। सो दिस SSIDCs जो होते हैं दैट इज अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जिसका जो स्टार्ट किया बाय whom, बाय द स्टेट स्टार्ट किया किन के लिए, गो बाय द हेडिंग, किसके लिए स्टार्ट किया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेशंस ने स्टेट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए कॉर्पोरेशंस बनाया है, इसलिए उसे स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस कहते हैं। सिंपल। अभी क्या है, किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या आएगा आपका, स्मॉल टाइनी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आएगा। अभी सारे इंडस्ट्रीज़ को कैसे हम उनको बढ़ावा दे सके, कैसे बेहतर कर सके, तो क्या होगा, पहले आप रॉ मटेरियल्स लाओ, है ना, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकते हैं इन सबके, पहले कि प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कार्स रॉ मटेरियल्स लेके आओ, देन मशीन हम उनको प्रोवाइड करो ऑन हायर एंड परचेज बेसिस पे, देन मार्केटिंग में उनकी हेल्प करो, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाने में हेल्प करो, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देके, देन उनको सीड का असिस्टेंस में हेल्प करें, तो उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन से हेल्प करो। बेसिकली है कि पूरा काम आप सेटअप करके दें ताकि वो लोग काम करें, ठीक है। और ये लोग बना भी तो ये सब बिकॉज दीज बैंक्स हैव जस्ट बीन मेड टू हेल्प दी all the three small, medium and large scale workers so that they can become entrepreneurs, start up their own business and help people in their sector earn livelihood, right? This is not a commercial bank ना जो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेशन के लिए काम कर रहा है, वो उनको सारा हेल्प भी प्रोवाइड कर रहा है। देन अभी दूसरी बात ये लोग बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल बैंक्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक्स, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक, और सारे बैंक सारे हैं जो हेल्प करते हैं ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलता है दो कंपोनेंट होता है, एक होता है लोन फॉर द फिक्स कैपिटल यूज फॉर एक्वायर प्लांट एंड लैंड, जो भी है कि एक जो भी आपको प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग के लिए लोन चाहिए होगा, साथ ही साथ आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा जो आपको डेली डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करना पड़े, जो मतलब एवरी डे। मान लीजिए जो लोन हुआ वो तो हुआ कि आपने लैंड खरीदा तो आपको लोन हुआ, लेकिन जिस दिन आप काम शुरू कर रहे हैं तो आपको तो लोगों को पैसे देने हैं, खाना देना है, जो भी वट एवर इज, तो वर्किंग कैपिटल वो होता है जो आपका डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट को मीट करता है। नाउ स्टेट SFC जितने भी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSICs ये जनरली प्रोवाइड करते हैं आपको वर्किंग कैपिटल, राइट। सब बेसिकली यही है, भैया आप काम करो, हम आपको सब तरीके से हेल्प कर रहे हैं। ये तो हमको है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हेल्प कर रहे हैं काम करने में। नाउ व्हाट आर द वेरियस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव क्या होता है? इंसेंटिव इज द मोटिवेशनल फैक्टर्स विच इंड्यूसेस अ पर्सन टू वर्क हार्डर, ठीक है। एक कोई भी ऐसा इंसेंटिव अलग से एक छोटा सा पर्क, एक छोटा सा इंसेंटिव जो हमें मिल जाए, जो हमारे काम करने का जो हमारा जो मन है, हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ा दे। तो हम स्टेट और गवर्नमेंट जो है काफ़ी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं हमेशा से। सब्सिडीज़ अलग चीज़ होगी, सब्सिडीज़ हो गई जब आपका काम पैसा कम हम ज़्यादा कर दे रहे, दैट इज सब्सिडी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सब्सिडीज़ भी दे रहे, सब्सिडीज़ बेसिकली इंसेंटिव्स में ही आ जाता है। और उसमें क्या होता है, वेरियस इंसेंटिव्स व्हिच आर गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट सो दैट सारा काम वो लोग अच्छे से करें और मोटिवेटेड रहे काम करने के लिए। तो इसमें पहला बोलता है रिजर्वेशन। अब देखिए क्या होता है, रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, देयर आर सर्टेन सेक्टर्स, देयर आर सर्टेन पार्ट्स या प्रोडक्ट्स बोल दें जो विच आर सेफ कि वो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ करेंगे ही, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उसमें हाथ नहीं लगा सकते। मान लीजिए यहीं पे अगर हम अपने झारखंड का पॉपी का बात करें तो क्या है कि यहाँ पे पॉपी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा, पॉपी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। इफ सपोज से सम वेरी हाई कंपनी, टाटा बिरला समथिंग लाइक दैट, दे कम विद अ वेरी लार्ज कंपनी एंड दे से कि नहीं भैया यहाँ पे तो हम ही अपना बनाएंगे, बड़ा सी कंपनी बनाएंगे, बड़ी सी कंपनी बनाएंगे, बंद तो ज़रूर जाएगा। लेकिन क्या है ना कि
उसमें जब बड़ी से कंपनी जाएगा तो सब लोगों की लैंड जाएगी, साथ ही साथ ना वो जो एक आदमी जो अभी टाटा बिरला जो भी है, जो हायर अथॉरिटी उसके अंदर जो काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय बन के रह जाएगा, वो स्वावलंबी नहीं बन पाएगा। जब वो खुद का उसका रहेगा तो वो खुद को उसका ही कैन रीच माइलस्टोन्स। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने रिजर्व कर दिया कुछ सेक्टर्स को ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज ही कर सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज उसमें नहीं कर सकते हैं। उसका पूरा लिस्ट है कि कौन कौन सा किस में आता है, लेकिन उन्होंने अलग अलग कर रखा है। देन प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट परचेजेस, द गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट दोनों वाइल प्रोक्यूरिंग थिंग्स फ्रॉम द दे शो प्रेफरेंस, जब वो लोग सामान खरीदते हैं फ्रॉम द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द सप्लाईज एंड डिस्पोजल परचेजेस 400 आइटम एक्सक्लूसिवली फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है, और वो असिस्ट करते हैं एसएसआई यूनिट्स। एसएसआई यूनिट्स का मतलब होता है स्मॉल स्केल इन यूनिट इंडस्ट्री, एक्सक्यूज मी, इन डिफेंस ग्रेटर शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन डिफेंस ऑफ द परचेजेस। देन प्राइस प्रेफरेंस, एसएसआई यूनिट्स का जो है प्राइस प्रेफरेंस ज़्यादा रहता है, मैक्सिमम 15%। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो लोग कोशिश ये करते हैं ताकि वो रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स हो सके, ताकि गवर्नमेंट को अच्छा से पहला प्रायोरिटी हो। फर्दर गवर्नमेंट हैज़ लिबरलाइज द इम्पोर्ट पॉलिसी, और अभी स्ट्रीमलाइन कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट इज द एक्साइज ड्यूटी। जो जितने भी एसएसआई यूनिट्स होते हैं उन्हें एक्साइज ड्यूटी कंसेशंस दिए जाते हैं, और उसका जितना जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इज यू कैन गो थ्रू। बेसिक यही है कि जितने भी एसएसआई यूनिट्स हैं उन्हें काफ़ी कंसेशंस दिया जाता है एक्साइज ड्यूटीज़ में। देन आरबीआई क्रेडिट गारंटी स्कीम, इसमें क्या होता है, इन 1960 आरबीआई में एक स्कीम बनाई थी जिसे उसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें आरबीआई टेक्स इन सेल्फ कि क्या होता है गारंटी स्कीम। देखिए क्या होता है, आप जब भी बैंक में अपना अकाउंट खोलने चाहो तो आपको एक गारंटर चाहिए होता है ना, आप गारंटर दो तब वो आपका गारंटर का उस बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए, देन वो उस गारंटर का नाम लिखता है एंड देन दे गिव यू एन अकाउंट, राइट। एक आरबीआई ने क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाया, उन्होंने उसमें क्या किया, एज पर दिस स्कीम आरबीआई खुद बन जाते हैं एज अ गारंटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर लेफ्ट अनपेड, और उसके जो ये इंटरेस्ट ओवर ड्यू रहते हैं और रिकवर चार्जेस होते हैं उन सबके वो वही देखते हैं। दिस स्कीम्स कवर्स नॉट ओनली द वर्किंग कैपिटल बट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग फर्दर कैपिटल्स। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं दे आर ब्रॉट इन द प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ता है। एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइड वैसे कंसेशनल टर्म्स में कमर्शियल बैंक के थ्रू और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू उन्हें लगातार फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलते जाते हैं। अभी तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन राइट नाउ, टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन राइट नाउ। अभी के समय में तो एंटरप्रेन्योर एज पर द न्यू लॉकडाउन वाला जो है वो पूरा तो नया खाली सिर्फ एवरीथिंग रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर और लोकल प्रोडक्ट एवरीथिंग इज गोइंग, बट द थिंग इज जब ये वाला चीज़ नहीं आया था when we were not going through this pandemic, उससे पहले भी जब भी आप पेपर पहले का उठा के देखें तो आपको यही दिखेगा कि सरकार कभी कहीं वो लोग कुछ ना कुछ पैकेजेस दे रही हैं, सब्सिडीज अनाउंस कर रही हैं ताकि लोग काम करें और लोग काम ही करते चले जाएं। बेसिकली वो लोग चाहे वो फार्मर्स को लो रेट पे सीड्स देना हो, हाई रेट पे उनसे सामान प्रोडक्ट्स खरीदना हो, या फिर जो भी सब्सिडी हो, जो एज फीमेल एंटरप्रेन्योर्स वी वर गेटिंग अलग से अ लॉट ऑफ प्रिविलेजेस अपना काम शुरू करने के लिए, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंशियल हेल्प मिलता रहता है। देन इज़ द टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसमें क्या होता है, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ सर्विस एंड ब्रांच इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड्स टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसिंग टू होम, टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम कर रहा है लेकिन उन्हें भी तो हेल्प की ज़रूरत होती है ना, कि जहाँ पे चेंज। देखिए जब हम लोग बहुत बड़े कंपनीज़ की बात करते हैं तो क्या हमने MIS वगैरह पढ़ा था, तो जब हम लोग बहुत बड़ी कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं तो उनका एक बेस कंप्यूटर सिस्टम रहता है जो उनको तुरंत सारा इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है, कहाँ से कौन से लेवल का मैनेजर हो कैसे इन्फॉर्मेशन तुरंत दे जाए। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये पूरा कंप्यूटराइज नहीं है, ये बस चल रहा है अपना। तो बहुत सारे कंसल्टेंसी सर्विसेज होते हैं
जो भी चेंजेस होता है इन द मार्केट और वट एवर दे थिंक इज़ राइट फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उसको आके वो रेगुलरली अपडेट करते जाते हैं। और वो उनको बहुत ही सब्सिडाइज रेट में, बहुत ही कम रेट में उन्हें सारी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे, ये फॉर एग्जांपल स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, ये एग्जांपल दिया हुआ है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वो लोग अपना कहाँ सेटअप करेंगे, रूरल, कॉटेज, टाइनी, स्मॉल स्केल करेंगे एट वेरी लो कॉस्ट, तो उसको आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता रहेगा। देन मशीन ऑन हायर परचेज, दिस आई टोल्ड यू, दिस इज की एक होता है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, NSICs। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि सपोज वी गो लाइक दिस, देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट फॉर, हम लोग मान लीजिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट का नाम रखें एनी डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ सपोज, ठीक है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट का नाम रखें रामगढ़। रामगढ़ में क्या हुआ, एक DIC वाले नहीं गया, DIC वाले गए, DIC वाले वहाँ जाके वहाँ पे पूरा देखते हैं, फिर उन्हें रामगढ़ में उन्हें बहुत सारा ना रॉ मटेरियल्स दिखता है। जैसे अरे यार ये तो एकदम खजाना है रॉ मटेरियल्स का, यहाँ पे तो ये सारे काम हो सकते हैं, इतने सारे यहाँ पे इंडस्ट्री शुरू हो जाते हैं। तो उनको वहाँ पे ना मैक्सिमम लोग कुछ ना कुछ काम करते दिखे, लेकिन उन्हें जब वो लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्शन करने लगे, तो ही फाउंड सपोज दिस पर्सन से रामगढ़ का राम, उन्हें राम मिला। राम बोलता है, राम को वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बाबू तुम यहाँ काम करो, देखो यहाँ पे कितने सारे रिसोर्सेज हैं, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो दिस राम इज़ लाइक, भैया हमें छोड़ दीजिए, हम तो काम कर ही रहे हैं, ये बेकार का रोजी रोटी। तो बोल रहे कि नहीं, हम तुम बताओ तो सब तरह से हेल्प करेंगे। देन द DIC वाले लोग दे ट्राई टू कन्विंस दिस राम सो दैट ही वर्क्स। एंड और एज ऑफ टुडे, पहले था कि कन्विंसिंग का थोड़ा सा ईजी हो जाता था, बिकॉज जॉइंट फैमिली थी। अगर मान लीजिए एक बंदा चला गया तो बाकी सारी फैमिलीज रहती थी, या फिर पहले आई डोंट नो, प्रॉब्ली इट वाज हार्डर अर्लियर। तो मान लीजिए वो बंदा कन्विंस हो जाता है, अब वो बंदे को वो लेके गए, इतने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे, वी जस्ट स्टडीड ऑल देम ऑल। किसी वाले वो क्या किए, राम को भेजे उस इंस्टीट्यूट के पास, बोले कि आप इनको पैसे प्रोवाइड करो ताकि अपना काम शुरू कर सकें। वो उनसे पहले पूछे कि आपको कितने पैसे चाहिए, तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब बनाना था, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में उन्होंने हेल्प किया, हेल्प करके उसके बाद बताया भैया तुमको देखो इतने पैसे चाहिए, और लोन सैंक्शन करने में हेल्प किया। उसके बाद उन्हें मशीनरी चाहिए थी, अब वो मशीनरी सारे खरीद तो नहीं सकते, और उतना पैसे भी नहीं ले सकते कि आप वो सारे मशीनरी खरीदने के पैसे हम ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक ये जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, वो क्या करेंगे, जितने भी मशीनरी हैं उनको हायर बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो उनको इंटरेस्ट दे देते हैं जब काम होता रहता है, और जब धीरे धीरे सारे इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वो लोग उसको अपना मशीन बना के भी बाद में रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, दिस कॉर्पोरेशन उनको हायर बेसिस पे मशीनरी प्रोवाइड करिए। अब वो आदमी जो रामगढ़ का वो जो राम है, उसको स्पेस मिल गया, उसको जगह मिल गई, उसको मशीन्स मिल गए, उसको पैसे मिल गए। देन ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम 1971 में आया था, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाती है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सिलेक्टेड एरियाज विच इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड ऑफ 75% ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स विच आर बॉट इनटू एंड फिनिश्ड गुड्स वर टेकन आउट ऑफ द सिलेक्टेड एरियाज। मतलब जो है कि मान लीजिए रॉ मटेरियल्स तो वहीं पे मिले, लेकिन उनका यह भी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ऑलमोस्ट 75% सब्सिडी दी जाती है। ट्रांसपोर्ट, मान लीजिए कि वो रामगढ़ से उन्हें जमशेदपुर लेके जाना है फिनिश टास्क, जो भी फिनिश प्रोडक्ट्स, और उस जाने में उन्हें 500 रुपये लग रहे हैं, तो 500 की जगह उनको सब्सिडी मिलती है, उनके से 25 रुपये देने पड़ते हैं, 100 रुपये तो देने, तो सिर्फ 25 रुपये देने पड़ते हैं, तो उतना सब्सिडी 75 रुपीज़ बच गया। देन ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होती है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस like Entrepreneurship Development Institute of India, financial institution, commercial banks, technical consultancy services, and NSICs जो प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग टू होम, टू जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो, साथ ही साथ जो उन्हें पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स लग रहे हैं, जो लग रहा है कि वो शायद आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, जिन्होंने भेजा गया उन्हें वो
ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन देयर इज़ मार्केटिंग असिस्टेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वही आपके NSICs एंड SIDOs, द नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब जो है वो आपको मार्केटिंग किस तरह से करना है, कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो चाहिए, व्हाट आर एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका होता है, मीटिंग करने का, प्रमोशन करने का क्या तरीका है, वो सब चीज़ें सिखाते हैं। देन देयर इज़ DICs, DICs के बारे में तो हमने आप शुरू में भी आपसे कहा था, उसके बारे में बात भी करते गए हैं कि सरकार ने 1977 इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ DICs लाया था, जहाँ पे हर एक और डिस्ट्रिक्ट में एक DIC को सेटअप करना ही है। और DIC का काम है कि भैया आप ढूंढो रॉ मटेरियल, ढूंढो जिसपे वो काम कर सके, ढूंढो वो आदमी, ढूंढो जो एक्चुअली वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, राइट। नाउ दिस इज समथिंग विच आई गॉट ओवर इन नेट से दैट जो इंसेंटिव्स अवेलेबल होते हैं फॉर इंकरेजिंग एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीम्स दी हुई है उसमें कुछ की एग्जांपल्स हैं। एक है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ और प्रोसेस गुड्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है, प्रमोशन करने में हेल्प करती है। देन देयर इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जो फूड प्रोसेसिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ फूड्स उसमें हेल्प कर सकती है। देन देयर इज़ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है लैंड वगैरह डेवलप करने में। देन देयर इज़ अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, जिसका मेन काम ये होता है कि वो जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाले होते हैं वो उस पर ध्यान देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग वर्कशॉप वगैरह सब कर सकें। देन देयर इज़ मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI बाय एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम फॉर्मुलेटेड ऑन फोकस प्रोडक्ट, फोकस कंट्री अप्रोच टू इवॉल्व अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, ठीक है। इंटरनेशनली बेसिकली वो ज़्यादा काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट आप ऐसा करो, कुछ शोरूम्स वगैरह ऐसा खोलो जो आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स में पब्लिसिटी कैंपेन्स में आप दिखा सको। देन देयर इज़ टी बोर्ड जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं प्लांटेशन इरिगेशन वगैरह का। देयर इज़ कॉफ़ी बोर्ड, सबका अलग अलग बोर्ड बना हुआ है। यू सी इंडिया इज़ अ वेरी बिग प्रोड्यूसर ऑफ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। जो सिल्क है उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो हमारे यहाँ सिर्फ हमारे यहाँ कंजम्पशन नहीं होती है बल्कि हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। कहाँ उन्होंने स्मॉल स्केल पे शुरू किया था, उसमें आप एक्सपोर्ट में चले गए। तो आपको जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जब आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो तो उसमें भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपको हेल्प प्रोवाइड करती है। एक प्रॉपर टी बोर्ड है जो आपको हेल्प करता है जब आप टी का प्लांटेशन को एक्सपैंड कर रहे हैं कहीं। देयर इज़ असम टी, देयर इज़ दार्जिलिंग टी, देयर स्पाइसेस केरला वी नो इज़ लाइक केरला जो साइड में होता है, इट इज़ प्रॉब्ली सेकंड मोस्ट और द मोस्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्पाइसेस होता है। जो हमारा मैसूर सिल्क है, बैंगलोर सिल्क है, जो हमारा बनारसी सिल्क है, दीज स्किल्स आर लाइक आउटस्टैंडिंग, दे आर दी एक्सपोर्ट ब्रांड एंड विच गो आउट ऑफ इंडिया एट अ वेरी हाई प्राइस। ये सारे के उन्होंने बोर्ड बना रखे हैं और ये बोर्ड के हिसाब से ही वो लोग काम करते हैं। देयर इज़ टी बोर्ड, देयर इज़ कॉफ़ी बोर्ड, देयर इज़ कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, देयर इज़ क्वायर बोर्ड। क्योंकि आप देखिए साउथ का पूरा जितना भी आप देखिए, आप इंडिया का मैप उठा के देखें, आप देखिएगा ईस्टर्न पार्ट्स और वेस्टर्न घाट्स, हमने ज्योग्राफी में पढ़ी थी, एक बहुत लंबा बॉर्डर होता है इंडिया का। तो जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट इज़ फुल ऑफ पाम एंड कोकोनट ट्रीज। तो जब कोकोनट निकलता है तो जो कोकोनट का ऊपर वाला पार्ट नहीं होता है जिसे हम फेंक देते हैं, उसे हम कोयर बोलते हैं। और जो हमारे गद्दे बनते हैं वो कोयर के बनते हैं, वो जो हमारे कुशन्स बनते हैं वो कोयर के बनते हैं। वो जो कोयर जो होता है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कोकोनट पाम वगैरह तो इसलिए अलग से कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है, कोयर बोर्ड बना हुआ है, रबर बोर्ड बना हुआ है। रबर इज़ अगेन वन ऑफ द India is probably first or the second most plantations of rubber। अभी ये सबका काम यही है, इतना होप सिर्फ इसी लग रहा है कि जो 5 year प्लान्स बने या जो भी बने हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फर्दर करें। अभी देखिए कि तो दिस नोट वॉज प्रिपेयर्ड बिफोर पैंडमिक ऑब्वियसली, एंड जो भी हुआ, जो उन्होंने बनाया, सरकार ने बनाया, ये सोच के बनाया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। बट एज ऑफ टुडे द नीड ऑफ द डे इज़ कि हमें
बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, जो भी चीज़ हो हम खुद बनाएं, खुद खाएं और खुद ही अपने चीज़ों को, अपने लोकल प्रोडक्ट्स को, लोकल चीज़ों को बढ़ावा दें, उन्हें लें, उनको खरीदें। एक्सपोर्ट वाला चीज़ तो अभी तो खैर आई डोंट नो व्हेन इट विल गो, आई होप वी फाइंड द सॉल्यूशन फॉर कोरोना रियली सून, बट एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर कोरोना एंड वी हैव टू लिव विद इट, देयर इज़ नो वे आउट। तो अभी क्या है कि ये जो भी है उस ये एंटरप्रेन्योर स्किल के लिए इन्होंने किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सब्सिडीज़ प्रोवाइड की, बोर्ड्स वगैरह बनाया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ कि अभी सेल्फ डेवलपमेंट इज़ द इनमोस्ट थिंग, वो करना ही करना है। नाउ देयर इज़ बुक ऑफ अकाउंट्स। बुक ऑफ अकाउंट्स में आ जाता है आपका बुक ऑफ अकाउंट्स क्या होता है कि जब आदमी काम करता है तो वो सारे जितने उसके पास पैसे आए और कहाँ कहाँ से आए, प्लस जितना चीज़ में उसके खर्चे हुए, कहाँ कहाँ खर्चे हुए, उसके पास क्या क्या असेट्स है, जो उसने लैंड प्रॉपर्टी जो भी खरीदा, जो उसके लायबिलिटीज़ हैं, जो लैंड प्रॉपर्टी उसने खरीदा लेकिन उस पर लोन्स है, तो ये सब चीज़ जो होता है वो आपको लिख के एट द एंड ऑफ द ईयर आपको सब लिख के रहना पड़ता है। ये बुक ऑफ अकाउंट्स होता है। आप उसको मंथली बनाओ, आप उसको ईयरली बनाओ, बैलेंस शीट बना के रखो, जो भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के रखो, लेकिन आपको बना के रखना है। एक होता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट है कि जहाँ जहाँ से आपकी इनकम हो रही है आप वो लिखो। तो इनकम मेरी कहाँ से होएगी? इनकम मेरी सेल से होगी। जितने भी हम सेल करेंगे वो हमारा मतलब ऑब्वियसली इफ आई सेल देयर विल बी सम रिटर्न, तो जो सेल हो रहा है माइनस रिटर्न्स जो हो रहा है वो हमारे सेल्स हो जा रहे हैं, अब इसे डिस्काउंट्स भी माइनस कर देंगे। देन कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, दिस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड। देन आपकी जो प्रॉफिट आई वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट हो गई। आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जब आप काम कर रहे हैं तो काम करते समय एवरी डे जो जनरल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो एवरी डे और मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशन करने के एक्सपेंसेस होते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है विच इज़ जनरली इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बट यहाँ पे मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेप्रिसिएशन रिजल्ट्स व्हेन अ कंपनी परचेजेज अ फिक्स्ड एसेट and expenses it over the entire period of the plan use, not just in a year purchase. The IRS requires certain depreciation schedules be followed for tax reasons. Depreciation is a non-cash expense in that the cash flows out when the asset is purchased, but the cost is taken over a period of years depending on the type of asset. देखिए हमें तो पूरा depreciation के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हमें हमारा पूरा एकदम पूरा डिटेल में जाने का है नहीं। अब बस ये जान लें कि डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंक्लूडेड होता है एंड इट इज़ एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और इट इज़ रिजल्ट्स व्हेन अ कंपनी परचेजेस अ गुड, कोई भी फिक्स एसेट को खरीदती है, और जो उसके जो एक्सपेंस होते हैं वो एंटायर पीरियड ऑफ प्लान यूज़ में आ जाता है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आप काम कर रहे हैं उसको डेली का प्रॉफिट जो हो रहा है। अदर इनकम इन एक्सपेंसेस, अदर इनकम एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मली नहीं करते लेकिन अचानक से आ सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, कि टैक्स पे करने से पहले आपके पास कितने पैसे हैं। इनकम टैक्सेस जिससे आपको स्टेट को देना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, कि लास्ट में आपके हाथ में पैसे बचते कितने हैं, राइट। ये इनकम स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आया आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज़ बेसिकली मोर ऑफ आपके कॉमर्स के स्टूडेंट्स या जो आईकॉम से आए हुए लोग होते हैं, दे आर मोर फेमिलियर विद इट। आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट। ये बैलेंस शीट जो होते हैं आपके करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को दिखाते हैं। करंट असेट्स मतलब वो हो गए जो आपके पास अभी अवेलेबल है, एक साल में कितने सारे एसेट्स हैं जो आपने लिए हैं। ये आपका कैश, स्टॉक, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, अकाउंट में आपके कितने पैसे हैं, आपकी इन्वेंट्री, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस किए हैं क्या है, वो सारा चीज़ आपका वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ चल रहा है, आपके फिनिश गुड्स कितने हैं, ये सारे चीज़ आपको लिखने होंगे एज करंट एसेट्स। देन आपको फिक्स एसेट्स लिखने हैं। फिक्स एसेट्स में क्या आ जाएंगे? विच आर मूवेबल और इमूवेबल। जो आपके मूवेबल जो होते हैं आप एक दूसरे से हिला सकते हो,
इमूवेबल जो आप एक दूसरे से नहीं हिला सकते हो। तो क्या हो गया, फिक्स एसेट्स हो गए लॉन्ग टर्म, जैसे लैंड, बिल्डिंग, हाउस होल्ड, ये सारे मशीनरी एक्सेट्रा ये सब आ गए। इंटेंजिबल एसेट्स में हो जाएंगे आपकी फ्रेंचाइजी राइट्स, गुडविल, नॉन कंपीटमेंट एग्रीमेंट्स, ये सारे हो जाएंगे। बाकी सारे एसेट्स में क्या चीज़ हो जाएंगे आपका कैच ऑल, बाकी अदर एसेट्स में कैश वैल्यू ऑफ योर लाइफ इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कंपनसेशन ड्यू ऑफ द एम्प्लॉयज, ये सारे अदर एसेट्स हो गए। यानी ऐसे लायबिलिटीज़ हैं वो जो आपको पे करने हैं एक साल के अंदर, जो इतने आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं प्लस आपको पे करने हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो स्टॉक होल्डर्स को आपको पे करने हैं या फिर बैंक को पे करने हैं। देन देयर इज ओनर्स इक्विटी, द ओनर्स व्हाट इज इट इंक्लूड्स व्हाट, कॉमन स्टॉक, पेड इन कैपिटल दैट इज अमाउंट विच हैज़ नॉट बीन इन्वेस्टेड इन द स्टॉक, द परचेज, एंड रिटेन अर्निंग्स जो एक क्यूमुलेटिव अर्निंग्स होती हैं सिंस इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस, शुरू है तब से। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, ये डिज़ाइन किया जाता है कि इट कन्वर्ट्स द एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज टू प्रिपेयर द इनकम टैक्स एंड बैलेंस शीट बैक टू द कैश बेसिस, मतलब कि आपके पास एक्चुअली कैश कितना है वो डिसाइड करने के लिए। देन एक्चुअल ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट, हाउएवर इट इज इम्पॉर्टेंट to analyze the actual level of cash flowing into and out for the business. They say life is like an income statement. The cash flow statement measures the financial capacity over a period of time. The cash flow also tracks the effects of the changes in the balance sheet. अब देखिए, एक कैश फ्लो जो होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया नेट कैश फ्लो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है डेली की एक्टिविटीज़ हो गई जहाँ से आप कैश आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दे इंक्लूड कैश कलेक्शन फ्रॉम वेयर कस्टमर्स, कैश पेड टू द सप्लायर्स एंड द एम्प्लॉयज, कैश पेड फॉर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड कैश रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट इन डिविडेंड्स। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में से कहाँ से कैश आएगी, आपके पास आएगी मैनेजमेंट से। these primary consist of purchase of the equipments. Then कैश आपकी आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैसे आपके पास कैश आएगी, जो आपके पास कॉमन स्टॉक जो बहुत टाइम से उससे आएगी, चेंजेस इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन से आएगी, डिविडेंड्स जो आपको पे हुआ है उससे आएगी। देन नेक्स्ट चेंज इन कैश इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इसमें क्या होता है, द कैश इज टेकन एंड द रिजल्ट इज मेड and the results of the first 3 calculations are made determine the total change in the cash and marketable securities caused by fluctuations in the operating, investing and financing cash flow. यहाँ पे जो पैसे आते हैं आपके बेसिकली कैश रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बैलेंस शीट फ्रॉम द पीरियड टू वेरीफाई whether the calculation has been done correctly or not. उसके बाद आता है फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है उसके हिसाब से आपका वो बनाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका चार्ट बनाते हैं और वो लोग देखते हैं कि किधर से लॉस हो रहा है किधर से प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद उसको मैच पूरा करने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर A.N.R.N. Anthony, a fund flow is a statement of resources and application of funds in a technical device designed to analyze the changes in the financial conditions of a business enterprise between 2 days, कि हमारे 2 दिन के बीच में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो जैसा आज है कल वैसा ही रहेगा, कल कुछ भी हो सकता है। तो क्या है ना कि आपको डिटरमिन करना है क्या कल हो सकता है, तो एक जनरल ट्रेंड पता चल जाता है कैश फ्लो प्रॉफिट और लॉस से। तो फंड फ्लो एनालिसिस से, तो फंड फ्लो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो जाते हैं। पहला ये कि वो रिवील करता है कि चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं आपके सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस में। देन वो रिवील ये भी करते हैं कि आपको ये भी बताते हैं कि टोटल फंड्स कितना है आफ्टर डिस्पोजिंग द शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स एफर्ट। वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इन डिपेक्टिंग ऑफ द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। देन वो बजटरी कंट्रोल में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ आपको जो भी यूज़ हो जा रहा है फंड फ्लो स्टेटमेंट का उसको जज करने में हेल्प करते हैं। इम्पोर्टेंस क्या हुआ, इम्पोर्टेंस ये हुआ कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं
उसे हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स हैं जो प्रेजेंट में भी हैं, जो पास्ट में भी रह चुके हैं, जो हेल्प करते हैं इसको एनालाइज करने में। उसके बाद देयर आर सर्टेन वेज क्वेश्चंस दिस फंड फ्लो कैन आंसर। जैसे जो फंड आया बिजनेस में, कितना फंड आया, कौन से ऑपरेशन से फंड आया, कौन से अदर ऑपरेशन से फंड आया, जो फंड्स आया था वो यूज़ क्या हुआ, उसका वर्किंग कैपिटल जो था बिगनिंग में अभी एंड में कितना है, डिविडेंड्स बढ़े कि नहीं बढ़े, अभी परचेज क्या हो रहा है फिक्स एसेट्स का, नेट प्रॉफिट्स कहाँ गए, लोन्स जो थे पे हो गए। जो ये सारे फंड फ्लो, जो फंड्स इज व्हाट मनी नो, उस फ्लो का एक स्टेटमेंट बनाते जाना है बस। तो ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं। देन रैशनल डिविडेंड पॉलिसी। Sometimes what happens is the firm, instead of having sufficient amount of profit, cannot pay dividend due to inadequate working capital, proper working capital नहीं है। तो क्या करता है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के देता है कि काम करने के लिए। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपके हैं उसको प्रॉपरली कैसे एलोकेट करो, कहाँ पे रखो, कौन से काम में कितने पैसे, कितने क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो उस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। गाइड टू अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि हमारा फंड फ्लो एनालिसिस बना हुआ है तो हमें ये पता है चलता रहता है कि कौन सी जगह में कहाँ पे कितना काम हो रहा है, किससे कितने पैसे आ रहे हैं, कितने कितने पैसे नहीं आ रहे हैं। तो क्या होता है हमें फ्यूचर भी डिसाइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि इस चीज़ से हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आई ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ इट। प्रॉपर मैनेजिंग ऑफ द वर्क कैपिटल, हम वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट टू द गाइडियस टू द इन्वेस्टर, आई एम सॉरी, गाइड टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को भी एक आइडिया हो जाता है कि कैसा चल रहा है कंपनी। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की ऑब्वियसली इवैल्यूएशन हो रही है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे हैं, कहाँ रखे हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, आउट टोटली आउट देयर। तो क्या होता है कि इससे हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं कि जितने हमने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से आज हमारे पास प्रॉफिट है कि नहीं है। लिमिटेशंस ये है कि एक हिस्टोरिक नेचर का है, आदिम ज़माने से चला जा रहा है। स्ट्रक्चरल चेंजेस नॉट डिस्क्लोज, इसमें खाली पैसे के चेंजेस होते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण अगर एक्सेप्शनली अच्छा कुछ हो रहा है या ख़राब कुछ हो रहा है तो वो डिस्क्लोज नहीं होता। वॉट फूड तरीका नहीं है, ये बाकी लोगों को ही पता चल सकता है। और नॉन फंड स्कीम्स को इग्नोर कर देते हैं एंड इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट व्हेन कम्स टू स्टडी ऑफ द चेंजेस। यहाँ पे मोर एंड मोर फंड्स मैनेजर डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर पाता है। More than 1 hour I guess, so it is all for today. I'll continue a little more left. I'll continue in my next slide. I hope you enjoyed seeing, and I hope you could get through whatever has been taught. Happy learning. Stay home, stay safe, follow the rules of distance, social distancing, and if you do like my video, please subscribe to my channel, put a thumbs up, and do not forget to press the bell icon before leaving the audio. Thank you. Bye bye.